तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री के बारे में। दोस्तों इन दिनों हम लोग बात ही एक्चुअल में कर रहे हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अपना एक फर्स्ट वीडियो जो था एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री को करना स्टार्ट कर दिया था और जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जो भी पोइट्री होती है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से हुआ था। तो हम लोगों ने जो भी हमारी ये एजेस यहाँ पर आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, एंग्लो सेशन पोइट्री, मिडिल एज, रेनेसां पीरियड, ठीक है, एलिजाबेथन पोइट्री, तो ये जितने भी है इसको हम लोगों ने लाइन बाय लाइन हर एक चीज को अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें से हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला यहाँ पर एंग्लो सेशन पोइट्री है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंग्लो सेशन पोइट्री के अंदर हमको कौन कौन से मेजर राइटर्स, कौन कौन से मेजर वर्क्स, पोइट्रीज देखने को मिलती है। हालांकि जो एक्चुअल में बात करें तो एंग्लो सेशन पोइट्री इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव नो एनी रिकॉर्ड्स, ठीक है, कि जैसा कि आपको पता था कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो इस वजह से प्रिंटिंग प्रेस नहीं होने की वजह से जो भी राइटर्स वगैरह थे वो लीव्स में, मतलब जो पेड़ के पत्ते होते थे उसमें लिखते थे और कागज वगैरह में लिखते थे, तो वो बहुत ही टाइम एज द पासिस ऑफ टाइम वो सारी चीजें जो भी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है। तो इस वजह से हमको नहीं कोई सारे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं देखने को मिलते। एनीवेज जो भी हमको रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी हमारे पास में फिलहाल जो कुछ भी देखने को मिलता है तो बहुत ही कम मेजर वर्क्स और बहुत ही कम मेजर राइटर्स वगैरह के नाम आते हैं, जिसमें से हम लोगों के पास में कुछ ही चीज़ों के कुछ ही राइटर्स हैं, कुछ ही बहुत ही थोड़ी सी चीज़ है, बहुत ही थोड़े से राइटर्स हैं, बहुत ही थोड़ी सी पोइट्री है एंग्लो सेशन पोइट्री के अंदर, ठीक है, बहुत ही थोड़े से वर्क्स हैं। तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अराउंड 10 to 20 मिनट का वीडियो था, ठीक है। बट जो कुछ भी है, जितने भी रिकॉर्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन पर्पज से, तो जरूर देखिएगा जाकर के एंग्लो सेशन जो भी एज है उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ऐसा इंट्रोडक्शन पार्ट को कर लेना। अभी देखिए हम लोग सेकंड जो भी हमारा पार्ट है मेडिवल पीरियड, मतलब कि जो मिडिल एज है, मिडिल एज का नाम सुनते ही हमारा दिमाग में एक नाम याद आ जाता है, जॉफ्री चौसर, है ना, चौसर, जिसको हम लोग एज ऑफ चौसर के नाम से भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एज ऑफ चौसर को ही कवर करेंगे जो कि मिडिल एज से बिलोंग करते हैं और इनकी एक तरीके की इन्होंने पूरी, मतलब इससे पहले कि क्या था, मिडिल एज से पहले क्या था कि हमको कोई भी खास रिकॉर्ड भी नहीं देखने को मिलता और ये भी सारी चीज़ें पता है कि जो भी पहले की जो भी पोइट्री थी जिसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं उसमें बहुत कोई खास वर्क्स वगैरह नहीं लिखे गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वगैरह भी बहुत चल रहा था, क्योंकि लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही थी, ठीक है, एक दूसरे देशों में, तो इतने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं थे लिटरेचर के प्रति और लोगों के मन में एक तरीके से कहीं ना कहीं मतलब लड़ाई झगड़े की ज़्यादा भावना थी, इंस्टेड ऑफ कि वो कुछ किसी तरीके की आर्ट को लिखें, कुछ लिखें और लिटरेचर के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। तो जब से चौसर आए, जॉफ्री चौसर जो थे वो एक तरीके से देखिए जब जैसे ही ये आए और इन्होंने थोड़े से वर्क्स को लिखना स्टार्ट कर दिया था तो लोगों ने इनके वर्क्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करना स्टार्ट किया और इस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने एक पूरी सेंचुरी कवर कर डाली, ठीक है, क्योंकि कुछ समय तो जितने अराउंड 60 साल तो ये जिए, ठीक है, तो 60 साल की एज में अराउंड 40-45 वर्क्स जो भी एज के दौरान में इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क्स भी दिए, ठीक है। और उसके बाद में देखिए जो भी राइटर्स, जो भी नए लोग आए भी, तो उन लोगों ने क्या किया, इनको चौसर को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो भी एक पूरी सेंचुरी जो होती है, एक पूरी 100 ईयर्स की जो भी सेंचुरी होती है वो चौसर के नाम से ही कवर हो जाती है। तो एज ऑफ चौसर का सीधा सा मतलब है कि इन्होंने एक पूरी सेंचुरी को कवर करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर एज ऑफ चौसर ये मिडिवल पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी कि मिडिल एज से बिलोंग करते हैं। अभी भी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हालांकि कई सारे वॉर्स हुए, बट अभी भी एज ऑफ चौसर, मतलब चौसर की एज में भी कई सारे वॉर्स वगैरह भी चल रहे थे और कई सारे हमको इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। लाइक इनके टाइम पीरियड में ही ब्लैक डेथ भी आई थी। ब्लैक डेथ का मतलब जिसको एक तरीके से प्लेग होता है, जैसे लाइक कोरोना वायरस, ठीक है। तो जैसे कोरोना वायरस है वो फैला हुआ है अपने, मतलब फैला था, तो बहुत सारे लोग इसमें से मर भी गए। तो इसी तरीके से ब्लैक डेथ में क्या होता था, बॉडी का कुछ पार्ट जो था वो काला हो जाता था और लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में मर भी रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एज ऑफ चौसर है उसको कहां से स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मे भी थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जितनी भी पीडीएफ है वो आप लोगों को फेसबुक का लिंक, जो भी फेसबुक का पेज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग वहां से जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी यहां पर देखते हैं
यहाँ पर आप जो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट देख रहे हो वो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का मतलब सीधा सा होता है नॉर्थ मैन। नॉर्मन का मतलब होता है नॉर्थ मैन। ठीक है, जो भी नॉर्थ मैन के जो भी लोग थे वो एक तरीके से क्या थे, समुद्री टाइप के लुटेरे थे, जो कि सबसे पहले इन लोगों ने मतलब इन लोगों ने आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था? इंग्लैंड में। ठीक है, और इंग्लैंड में जब इन लोगों ने आक्रमण किया था तो क्या हो गया था दोस्तों, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी चीज की विजय होना या फिर मतलब किसी की जीत होना। ठीक है, तो जो भी नॉर्थ मैन के लोग थे उन लोगों ने क्या किया था, आक्रमण किया था इंग्लैंड पे। और इंग्लैंड में जब इन लोगों ने आक्रमण किया था तो बहुत सारी जो भी इंग्लैंड की जो भी लैंग्वेज थी और बहुत सारी जो भी इसे बोलते हैं ना किसी देश की एक संस्कृति होती है तो वो चेंज होने लगी थी। उस पूरे इंग्लैंड की जो भी भाषा थी वो भी चेंज होने लगी थी। और इंग्लैंड में पहले तो इंग्लिश यूज करी जाती थी, बट अभी इंग्लैंड के अंदर जब इन लोगों ने अटैक कर दिया था, नॉर्मन्स लोगों ने अटैक किया था, तो वहां पर लोग फ्रेंच ज्यादातर अधिकतर यूज करी जाने लगी। अब आप सोचोगे कि फ्रेंच कैसे अटैक की मतलब फ्रेंच कैसे किस तरीके से यूज करे जाने लगी, क्योंकि ये तो नॉर्थ के मैन्स थे। तो देखिए जो यूरोप में सबसे पहले इन लोगों ने फ्रांस पर ही भी अटैक किया था। ठीक है, इंग्लैंड में अटैक करने से पहले इन लोगों ने फ्रांस में अटैक किया और वहां के कल्चर को अडॉप्ट किया, अपनाया। वहां की लेडीज वगैरह से जो भी औरतें होती हैं उनसे शादी करी। ठीक है, और उनके कल्चर को अपनाया और उनके साथ में लैंग्वेज भी सीखी और बहुत कुछ सीखा। ठीक है, जो भी फ्रांस थे वहां से बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद में तब जाकर के इन लोगों ने इंग्लैंड में जब अटैक किया तब फिर जाहिर सी बात है कि जब ये इंग्लैंड में रहेंगे तो वहां पर अपनी लैंग्वेज का प्रभाव छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी ऑफिशियल काम के जितने भी पर्पज ये होते थे तो नॉर्मन्स लोग क्या करते थे कि ये क्या करते थे कि अपनी लैंग्वेज में मतलब कि जो भी इनकी फ्रेंच लैंग्वेज अब हो चुकी थी तो फ्रेंच लैंग्वेज को इन लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश एक तरीके से कॉमन लैंग्वेज है, तो इन लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन एक तरीके से बना दिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो भी आम बोलचाल की भाषा में जो भी लोग थे, जो भी कम पढ़े लिखे लोग होते थे, तो वो लोग तो नॉर्मल इंग्लिश में ही बात करते थे, बट जो थोड़े से हाई प्रोफाइल होते थे वो थोड़ा सा वो उनको फ्रेंच भी आने लगा था। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी यहाँ की लैंग्वेज थी वो भी चेंज हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ये जो एक नई लैंग्वेज निकल करके आई थी जो इसके यहाँ पर नाम लिखा होगा एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो नई लैंग्वेज का नाम है वो है एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज, जिसके अंदर हमको थोड़ा सा फ्रेंच थोड़ा सा इंग्लिश देखने को कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पूरी लैंग्वेज के अंदर ठीक है, सबसे पहले तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा मतलब कि जो भी इंग्लिश जो थी वो एकदम मतलब पढ़ाई नहीं जा सकता था, बट जब फ्रेंच उसमें ऐड हुई तब जाकर के थोड़ा सा वो समझ में आने लगी। ठीक है, अगर आप बहुत ही ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ोगे, बहुत ही इंग्लिश के टेक्स्ट को, ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट को पढ़ोगे, तब आपको वो सारी चीज़ें कोई भी समझ में ही नहीं आए। ठीक है, आप उन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट ही नहीं कर पाओगे। बट आप जब आप अभी देख रहे हो मॉडर्न जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज जो भी है इंग्लिश की, तो वो क्या है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और हर कोई आसानी से उसको पढ़ सकता है। ठीक है, इवन हिंदी के भी वर्ड्स जो भी हैं वो इंग्लिश में आने लगे हैं। ठीक है, तो हर कोई आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, तो एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज इस तरीके से इसका यहाँ पर से बना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज को जाना कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या था। ठीक है, ये एक तरीके से नॉर्मन जो भी नॉर्थ मैन के लोग थे तो उन लोगों के अटैक के बारे में था। और ये सब कुछ हुआ था दोस्तों चौसर की एज से पहले। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने चौसर की एज को स्टार्ट नहीं किया है। अब देखिए चौसर की हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस टाइम की जो चौसर के एज से पहले की जो भी फेमस पोएम्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, द आउल एंड द नाइटिंगेल, कर्सन मुंडी, क्लीननेस एंड पेशेंस, ये कुछ एक फेमस पोएम्स के नेम है जो कि चौसर की एज से पहले है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मेडिवल पीरियड के अंदर हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जो भी चौसर की एज से थोड़ा सा पहले और चौसर की एज से बाद में, और एज ऑफ चौसर को तो ऑब्वियसली कवर करना ही है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आगे देखिए जो जोफ्री चौसर थे जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1340 से अराउंड माना जाता है। ठीक है, कोई भी
श्योर नहीं है इस चीज़ पे, आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट जो मोस्टली कॉमन जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो आपको 1340 हर जगह पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है। अब कोई लोग ऐसे मत कमेंट करने लगना कि जो भी फादर ऑफ पोइट्री है, फादर ऑफ पोइट्री को वो और कोई होंगे, ठीक है, बट फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की अगर हम बात करें तो वो जॉफरी चौसर है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज को कमेंट करके बता देना है कि जो भी फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन, मतलब फादर ऑफ पोइट्री कौन, किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ पोइट्री कौन है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आप अपनी तरफ से देखो, जा करके सर्च करो और उसके बाद में मुझे ये चीज़ बताओ, ठीक है। फादर ऑफ पोइट्री किसको बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री तो जॉफरी चौसर को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 14th सेंचुरी इज नोन एज की एज ऑफ चौसर। अब देखिए 14th सेंचुरी हो चाहे वो 15th सेंचुरी की हाफ हो, ठीक है, अराउंड 14 और 15 सेंचुरी जो भी एज थी वो चौसर की ही एज थी, क्योंकि चौसर का जो टाइम था वो जैसे ही स्टार्ट हुआ था इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स को लिखना स्टार्ट कर दिया था और लोग इनके वर्क्स को बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस भी दे रहे थे, इनको लोग पढ़ भी रहे थे, क्योंकि उस टाइम जो भी चौसर के समय में ऐसा कोई भी राइटर नहीं था जो कि बहुत अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को एक्सप्रेस करे अपनी पोइट्रीज के माध्यम से, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पर जो एज ऑफ चौसर है उसमें आपको एक तरीके से सिग्निफिकेंट पीरियड भी देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पीरियड भी है। लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के अंदर एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड भी है एज ऑफ चौसर, ठीक है। हर एक क्षेत्र में आपको थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, रिलीजियस लाइफ हो, क्योंकि जो भी चर्च वगैरह भी जो थे उसके ऊपर भी लोगों का थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ रहा था, ठीक है। उसके बाद में लिटरेरी चेंजेस वर टेकिंग प्लेस। इन शॉर्ट इट वॉज द एज ऑफ चेंज, मतलब कि जो चौसर की जो एज थी वो थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उनकी सोच में चेंजमेंट आ रहा था, ठीक है। क्योंकि अभी तक लोग क्या थे, अभी तक तो क्या हो रहा था दोस्तों, मतलब बहुत ही मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हुए थे। तो अभी जो एज ऑफ चौसर थी उसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि अब थोड़ा थोड़ा सा पीस भी आ रहा था और लोगों की जो सोच थी, थिंकिंग जो थी वो थोड़ा सा चेंज हो रही थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी जॉफरी चौसर हैं उनके कुछ एक मेजर वर्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसके अलावा भी कुछ एक मेजर वर्क्स हैं, बट यहाँ पर एक लिमिटेड मैंने लिखा हुआ है, जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इस पूरे वर्क को कवर भी करेंगे। एक तरीके की पोएम है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इसको हम लोग कवर भी करेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितने सिंपल वे में, एक तरीके से स्टोरी के वे में हो सकता है उस तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और भी चीज है कि अब देखिए कि अगर हम लोग एज ऑफ चौसर को पढ़ भी रहे हैं तो एज ऑफ चौसर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उनके मेजर वर्क्स के बारे में ध्यान रखना, उनके बारे में हमको पता होना जरूरी है। थोड़ा सा उनके बारे में ऐसा बायोग्राफी के तौर पे भी पता होना चाहिए, उनके वर्क्स को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर इनके मेजर वर्क्स भी लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको सब कुछ पता होने चाहिए, ठीक है। इनके भी नाम याद होने चाहिए कि हर एक चीज़ का, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, सब्जेक्टिव आए तो एटलीस्ट आप उसमें लिख सको, ठीक है, डिस्क्राइब कर सको। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में एक तरीके से बायोग्राफी है जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जो जॉफरी चौसर थे, जैसा कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस हो चुके हो आप लोग इससे, कि एक तरीके से ग्रेटेस्ट पोएट मिडिल एज के इनको माना जाता था, ये तो आपको चीज़ें सबको पता ही होगा। और इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी माना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1343 के अराउंड हुआ था, तो ये देख लीजिएगा, और प्रोबेबली इन लंदन में हुआ था, ठीक है। लोग ज़्यादातर जो भी मत हैं, जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि इनका जो भी जन्म था वो लंदन में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जो इनके फादर थे वो एक तरीके के वाइन मर्चेंट थे। वाइन मर्चेंट मतलब कि एक तरीके से आप समझ लो कि क्या थे, व्यापारी थे, ठीक है। उसके बाद में इनकी एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी बहुत ही कम नॉलेज हम लोगों को मिल पाती है, इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। उसके बाद में फिर आगे एक और भी चीज़ है कि
ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनको जो दोस्तों जो नॉलेज थी वो फ्रेंच, इटालियन एंड लैटिन 3 भाषाओं में ये एकदम मतलब बहुत ही फ्लुएंट थे। ठीक है, इसके बाद में इंग्लिश में तो थे ही, ऑब्वियसली इंग्लिश में तो थे ही, बट इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस कि इनको फ्रेंच, इटालियन, लैटिन ये सारे इन सारी लैंग्वेज भी जो इनकी थी वो बहुत ही फ्लुएंट थी। बट इनका जो भी एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना कि ये ज़्यादातर अधिकतर मतलब कि उसमें एक तरीके से उसके इंग्लिश के तरफ ये इनका ज़्यादा रुझान था कि अगर हम जहाँ पर मतलब ये मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो 100 ईयर्स वॉर है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर लेना कि ये 100 ईयर्स का वॉर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 100 ईयर्स का ये वॉर है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करीब 100 साल से ज़्यादा वॉर इस चौसर के टाइम पे चला हुआ था। और ये जो वॉर था वो जो फ्रांस था और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर 100 ईयर्स का जो भी वॉर था वो जो इंग्लैंड था और उसके फ्रेंच के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें से फ्रेंच की जो विजय हुई थी, बट जो जॉफ्री चौसर थे वो किसकी तरफ से लड़े थे, वो जॉफ्री चौसर जो थे वो इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। ठीक है, वो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का वो ज़्यादातर ग्रोथ करना चाहते थे। इस वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में इन्होंने लिखी हैं, दूसरी भाषाओं में भी पोइट्री लिखी हैं, लाइक फ्रेंच, इटालियन, लैटिन में भी लिखी हुई हैं, बट इंग्लिश इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से इस वजह से जाना जाता है क्योंकि इससे पहले कोई भी लोग कोई पहले लिखते होंगे, बट एक तरीके से इन्होंने अपनी जो भी इंग्लिश लैंग्वेज को एक तरीके से उन्होंने नई पहचान दी। ठीक है, तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज में पोइट्रीज को लिखना स्टार्ट कर दिया था अगेन, और उसके पहले लिखी जाती होंगी तो ये तो नहीं पता है क्योंकि उसका कोई भी रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में फिर यहाँ पर ये जो भी ये जो थे ये लड़े थे, ये 100 ईयर्स जो भी वॉर था उसमें ये लड़े भी थे। और किसकी साइड से लड़े थे? इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। ठीक है, हालांकि जो भी इंग्लैंड था वो हार गया था फ्रांस से, बट जो कुछ भी हो ये उसकी तरफ से लड़े थे और इनको जेल में भी जाना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने इनको पकड़ लिया था तो इस वजह से इनको जेल के अंदर भी जाना पड़ा था। तो एक तरीके की छोटी सी बायोग्राफी जिससे कि आप थोड़ा सा इनसे इंट्रोड्यूस हो जाओ। अब यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इनके, लाइक 100 ईयर्स वॉर के जिस बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इनके एज ऑफ चौसर के में मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 100 ईयर वॉर हुआ था, 100 साल से ज़्यादा ये वॉर चला था। वॉर वॉज prolonged back and forth of victory between the English and French, मतलब इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में हुआ था। और ये द वॉर वॉज इवेंचुअली वॉन बाय द फ्रेंच। ठीक है, जो फ्रेंच के द्वारा ये जो भी वॉर था वो जीत लिया गया था। रुक रुक करके ये वॉर चला था करीब 100 साल से ज़्यादा तक। ठीक है, और दिस वॉज लार्जली ड्यू टू द फ्रेंच यूज ऑफ गन्स अगेंस्ट द इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक और भी इवेंट है जिसको मैंने आप लोगों को साथ में पहले भी डिस्कस कर दिया है, ब्लैक डेथ को। ठीक है, जो इनके टाइम पीरियड में दोस्तों ब्लैक डेथ भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप एज ऑफ चौसर को पढ़ रहे हो तो ब्लैक डेथ भी आपको पता होना चाहिए कि इनके टाइम काल में, इनके समय पीरियड में ही ब्लैक डेथ भी आ गई थी, जिसमें से बहुत सारे लोगों को मतलब इंग्लैंड की जो भी आधी जनता थी वो आधी हो गई थी, मतलब बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, इस ब्लैक डेथ से, क्योंकि एक तरीके का पैंडेमिक थी, ये प्लेग टाइप का था, जैसे कोरोना वायरस जो है उसी तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक था। ऐसी बीमारी थी कि स्किन जो उतने लगती थी वो ब्लैक होने लगती थी। ठीक है, तो इतने सारे जो भी यूरोप में जो भी पीपल्स थे वो 14th सेंचुरी के अंदर ये प्लेग आया था और उसमें से लोगों के मतलब जनसंख्या आधी रह गई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ये क्या है? पीजेंट्स रिवोल्ट। ठीक है, पीजेंट्स रिवोल्ट क्या है? मतलब कि एक तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो भी पीजेंट होता है ना, पीजेंट का मतलब आप समझ लो कि जो भी किसान लोग होते हैं। ठीक है, किसान जो भी खेती किसानी करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो पीजेंट रिवोल्ट का मतलब आपका एक तरीके से विद्रोह, ये एक आंदोलन भी हुआ था इनकी टाइम पीरियड में, एज ऑफ चौसर में। और ये कब हुआ था? 1381 में हुआ था। क्योंकि देखिए जो 100 ईयर वॉर था वो, अब आपको पता है कि कोई भी सा भी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, कोई भी वॉर होता है तो उसमें बहुत हर चीज़ का मतलब
बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की वेस्टेज होती है, लाइक वो मनी हो, चाहे वो आपकी मैन पावर हो, कुछ भी हो, मतलब जन धन की हानि होती है, ठीक है, मतलब कि लोग भी मरते हैं, इसके साथ ही साथ में बहुत सारा पैसा भी जो होता है वो देश भी बर्बाद हो जाता है पूरी तरीके से। तो अब जो सरकार होती है उसको कहीं ना कहीं से तो टैक्स चाहिए, उसको कहीं ना कहीं से तो लड़ने के लिए कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो वो क्या करने लगी थी कि वो जो भी पीजेंट्स होते थे, मतलब जो भी छोटे लोग होते थे, छोटे वर्ग के लोग, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगी थी। तो जो छोटे लोगों की तरफ से एक तरीके से रिवोल्ट था, विद्रोह का आंदोलन था, जो कि 1381 में हुआ था और इसके द्वारा लेड किया गया था ये टाइलर, ठीक है। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हैवी टैक्सेस ऑन द पुअर पीजेंट्स दैट रिजल्ट्स इन द रिवॉल्ट, जो कि एक तरीके से हैवी टैक्स लेने लगी थी गवर्नमेंट, और ये एक तरीके से इसका परिणाम ये हुआ था कि पीजेंट्स ने, मतलब जो खेती किसानी करने वाले जो भी मजदूर थे, उन लोगों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पर ये 3 इवेंट्स जो है एज ऑफ चौसठ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आज की इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने दोस्तों अपनी पूरे इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एज ऑफ चौसठ को कवर किया, इसके साथ ही साथ में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को भी कवर किया, ठीक है, कि किस तरीके से जो नॉर्मन्स लोग थे उन लोगों ने किस तरीके से अटैक किया, जो कुछ भी हो सकता था उसको हम लोगों ने इस पूरी वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। अब अगर आप ये बोलो कि हम लोग इंग्लिश पोइट्री की बात कर रहे हैं, तो पोइट्री हो चाहे आपका प्रोज हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप एज ऑफ चौसठ को पढ़ रहे हो तो उसमें आपको कोई भी खास मेजर वर्क्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारा है कि इसके बाद में जो भी हमारा आएगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो सैक्सन पोइट्री के बाद में जो भी हम लोगों ने एज ऑफ चौसठ को पढ़ा, इसके बाद में रेनेसां पीरियड के अंदर और भी बहुत अच्छे चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे और भी नए वर्क्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर जैसे महान राइटर आ जाएंगे, तो और भी आपको वर्क्स वगैरह देखने को मिलेंगे। फिलहाल पुरानी जो भी ओल्ड की अगर हम बात करें एज ऑफ चौसठ वगैरह में, तो आपको इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं देखने को मिलती, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेजर वर्क्स राइटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जितना यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को सबको क्लियर हो गई होंगी, जो भी मैंने आप लोगों को पूरा थ्योरी बताया एक तरीके से, वो सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, कि अगर आपको इस चीज का पूरा पीडीएफ चाहिए या पूरा हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री का इस तरीके से पूरा पीडीएफ चाहिए, आपको रिटर्न नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप फेसबुक जो भी हमारा पेज है उसको जरूर से उसको फॉलो कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई सा भी डाउट होता है, कैसा वीडियो लगता है, सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।